Once again, welcome back to my channel. My name is Rahul and you're watching Bihar Studio. So in this video, we are going to discuss semester 6 chemistry theory paper. Already मैंने यहाँ पे यूनिट 1 जो है अपलोड कर दिया है, कंडक्टेंस इन डिटेल में मैंने पढ़ा कर। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ यूनिट 2 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड यूनिट 3 केमिकल काइनेटिक्स एंड कैटालाइसिस के बारे में इन डिटेल डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी मैंने यहाँ पे जो पूरे नोट्स है सेमेस्टर 6 के केमिस्ट्री, बॉटनी, थ्योरी, रिसर्च, मेथोडोलॉजी सारे नोट्स मैंने अवेलेबल कर दिए हैं। आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में मैं लिंक दे दूंगा व्हाट्सएप पर। डायरेक्टली आप उस पर क्लिक करोगे तो आप मेरे व्हाट्सएप पे आ जाओगे। सिंपली आप जो भी प्राइजेस होंगे वो पेड करके आप पूरे नोट्स आप ले सकते हो। ये नोट्स आपके काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं एग्जाम के पर्पज से, क्योंकि शायद केमिस्ट्री एंड बॉटनी के बीच में एक दिन का गैप है एंड बॉटनी में टोटल आपके 9 यूनिट्स के आसपास हैं। और केमिस्ट्री का भी ले सकते हो। आज अभी मैं ये वीडियो अपलोड कर दूंगा एंड काफ़ी लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि जल्दी वीडियो डालो, जल्दी वीडियो, तो इसलिए मैं काफ़ी चीज़ें यहाँ पे रिवाइज भी नहीं कर पाया। फिर भी वन टेक में मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। कहीं पर अगर मैं कुछ गलत कर दूं तो मुझे माफ़ करना। एंड स्टार्ट करते हैं। मैं अपना नोट्स जो पढ़ाने वाला हूँ इस वीडियो में, ये बेसिकली उसका नोट्स है। नोट्स काफ़ी अच्छा है, आप खुद भी पढ़कर समझ सकते हैं। इसे एक रात भी अगर आप पढ़ोगे ना तो आपको सारी चीज़ें याद हो जाएगी यहाँ पे। तो ये नोट्स अगर आप देख रहे होगे तो आपको खुद भी लग रहा होगा कि नहीं, कितना मतलब क्लीन नोट्स है, बिल्कुल एकदम साफ सुथरी नोट्स है इसमें। जैसा कि मैंने यूनिट 1 के लिए भी पढ़ाया था ना, सिमिलरली यूनिट 2 के लिए है सारे। और यूनिट 3 में मैंने न्यूमेरिकल वाले पार्ट भी रखे हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने सिर्फ थ्योरी थ्योरी रखा है। सारे आपके यहाँ पे जो फार्मूलाज वगैरह है, ये देखो आप यहाँ पे फार्मूलाज वगैरह कैलकुलेट, जो गैल्वेनिक सेल है, जिप्स फ्री एनर्जी है, उसे कैलकुलेट यहाँ पे की गई है, माइनस एन एफ ई नॉट सेल। तो ये डिस्कस करेंगे इस वीडियो में हम। मैं इसे दोबारा रिवाइज भी नहीं कर पाया क्योंकि आज गेट बी का भी पेपर था। तो ये अराउंड 46 पेजेस का है। तो आप जल्दी जल्दी पढ़ोगे ना तो आधे घंटे में खत्म हो जाएगा ये पूरा यूनिट। ओके, तो स्टार्ट करते हैं यूनिट 2 को पढ़ना। एंड यूनिट 3 का भी मैं आपको नोट्स में अपना दिखा देता हूँ। ये यूनिट 3 का नोट्स है जो कि केमिकल काइनेटिक्स एंड कैटालाइसिस के बारे में है। तो काफ़ी अच्छी नोट्स है। जिन्होंने भी अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है उनको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इससे वो ईजिली कवर कर पाएंगे। एंड किस तरीके से पढ़ना है ये मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा, जिससे कि आप काफ़ी जल्दी जल्दी पढ़ पाओगे। सारे यहाँ पे अगर आप देखोगे जितने भी जो न्यूमेरिकल उन्होंने पूछ रखा है वो सारे हैं। यानी जो प्रीवियस ईयर की पीवाईक्यू है वो भी मैंने यहाँ पे सॉल्व करके इसी पीडीएफ में लगा रखा है। तो ये आपके लिए काफ़ी लाइक ईजी हो जाएगा सारी चीज़ें। तो ये प्रीवियस ईयर की आपकी पीवाईक्यू है। तो यहाँ पे देखो आप थियोरेटिकल में क्या अटेम्प्ट कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 6 तीन बनाने हैं। उम्मीद करूंगा कि आप तीनों बना के रहो। जिसमें जो रिवर्सिबल ई रिवर्सिबल गैल्वेनिक सेल है ये यूनिट 2 में है। मैंने यहाँ पे टेबल बना रखा है डिफरेंसेस का। फिर रोल ऑफ कैटेलिस्ट ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन, ये यूनिट 3 का पार्ट है। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एंड मिकाइल मेटेन मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम कैटालाइसिस। तो इन मतलब चार में से तीन आप बना सकते हो। न्यूमेरिकल आपको यहाँ पर एक से दो ही अटेम्प्ट करने हैं एंड बाकी ट्राई करना कि आप थियोरेटिकल वाला पार्ट ही ज़्यादा लिखो। देन उसके बाद बात करें तो यहाँ पे आप देखोगे कि राइट द इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। ये फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर में आपको डिटेल में कंडक्टेंस वाले पार्ट में भी वहाँ पे था, शायद यहाँ पे भी होगा यूनिट 2 में। ओके, फिर गिव द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन या अरेनियस अभी हम पढ़ने वाले हैं। देन उसके बाद डिस्क्राइब द वन मेथड टू डिटरमाइन ऑर्डर रिएक्शन। फिर आपके न्यूमेरिकल वाले पार्ट होंगे। न्यूमेरिकल ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इन्होंने ऑलरेडी देखो फेराडे वगैरह के यहाँ पे इन्होंने दे रखा है वैल्यूज़ वगैरह, बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। यहाँ पे मिंट बाय ट्रांसफरेंस नंबर का जो कंडक्टेंस वाले में मैंने पढ़ाया था। हाउ डज मोलर कंडक्टिविटी वैरी विद द डाइल्यूशन फॉर स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। एंड ये भी देखने वाले हैं हम। डिस्कस द टाइट्रेशन कर्व को डिस्कस करना है। ये प्रैक्टिकल वाले पार्ट में भी कई, अगर प्रैक्टिकल आपने अटेंड किए होंगे तो आपको कर्व वगैरह के बारे में थोड़ा सा आइडिया होगा कि स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, ये सब का कर्व किस तरीके से आता है। फिर उसके बाद आते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, जो कि अभी हम डिस्कस करेंगे। साथ में इसे किस तरीके से सॉल्व करते हैं ये भी मैं बताने वाला हूँ आपको विद एग्जाम्पल। देन स्टेट ऑफ प्रिंसिपल्स अंडरलाइंग द पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन। तो ये कुछ इसी के बारे में, आप पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन के बारे में लिखना है। फिर डिफाइन करना है आयनिक मोबिलिटी या कंडक्टेंस वाले मैंने कवर कर दिया है। तो यूनिट 3 ही है, लेकिन आपको अच्छे से पढ़ के जाना पड़ेगा सभी कुछ, तभी आप सारे क्वेश्चन बना लोगे। यहाँ पे सिंपल है, ट्राई करना कि यहाँ पे डिराइव द इक्वेशन ऑफ डिटरमाइन द पीएच, ये यूनिट 3 में है। यूनिट 2 और 3 दोनों मतलब उसी में से है पीएच वाला पार्ट यहाँ पे आपका। एंड गिव द एक्सप्रेशन ऑफ फ्री एनर्जी, तो ये अभी डिस्कस करने वाले हैं सारे कुछ। तो सब कुछ कवर हो जाएगा आपका यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि अरेनियस इक्वेशन वाला ये आ गया अगेन। तो यहाँ पे सब कुछ इंक्लूडेड है मेरे नोट्स में आपके। तो स्टार्ट करते हैं यूनिट 2 से पढ़ना।
ओके, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करते हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यूनिट 2 है, जिसमें कि आपको फंडामेंटल ऑफ रिवर्सिबल इरिवर्सिबल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ये सब आपने देखा होगा। अभी मैंने बताया आपको प्रीवियस ईयर में ये सब पूछ रखा है उन्होंने। तो यहाँ पर डायरेक्टली मैं चीज़ें आपको बस उतना ही टू द पॉइंट रखूंगा। यूनिट 2 में जो आपका सिलेबस है बिल्कुल इसी में स्टिक हूँ, कुछ भी एक्स्ट्रा पॉइंट आपको नहीं बताने वाला कि जो काम नहीं आएगा। स्टार्ट करते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होती क्या है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टडीज द रिलेशनशिप बिटवीन अ केमिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये तो यहाँ पे हम बेसिकली केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में, इनके रिलेशन के बारे में हम पढ़ते हैं। ये दो मेन टाइप के आपके इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स होते हैं। फर्स्ट है गैल्वेनिक, जिसे वोल्टिक सेल कहते हैं। ये कन्वर्ट करती है आपकी केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है। यूज इन बैटरीज वगैरह में हम गैल्वेनिक सेल का यूज करते हैं। तो इसका एग्जाम्पल आप जरूर याद रखें कि गैल्वेनिक सेल का एग्जाम्पल है डैनियल सेल। नेक्स्ट टाइप है आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स में इलेक्ट्रिकल टू केमिकल हम कन्वर्ट करते हैं, एंड ये जो रिएक्शन है वो नॉन स्पॉन्टेनियस। नॉन स्पॉन्टेनियस मीन्स होती है कि कैन नॉट अकर ऑन इट्स ओन एंड रिक्वायर एक्सटर्नल एनर्जी, यहाँ पे जरूरत होती है। स्पॉन्टेनियस मीन्स की खुद ब खुद चीजें हो रही है, उसमें कोई भी एक्सटर्नल पुश की जरूरत नहीं। रिक्वायर्ड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है, एंड इलेक्ट्रोप्लेटिंग इसका एग्जाम्पल आ गया आपको इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स का। रिवर्सिबल एंड ई रिवर्सिबल सेल की बात करते हैं। रिवर्सिबल सेल आप जानते हो कि जहाँ पे वो जितना फॉरवर्ड जाएगा उतना बैकवर्ड डायरेक्शन में भी आती है। तो ये ए रिवर्सिबल सेल्स वर्क नियर इक्विलिब्रियम इफ वेरी स्मॉल अपोजिट वोल्टेज इज अप्लाइड, द रिएक्शन रिवर्सेस कंप्लीटली, कंप्लीट होती है बेसिकली। तो यहाँ पे ये डेफिनेशन आप जरूर रख के जाना कि रिवर्सिबल सेल इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स इन विच द सेल रिएक्शन कैन प्रोसीड इन बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन बाय अप्लाइंग अ वेरी स्मॉल चेंज इन एक्सटर्नल कंडीशन। तो अगर कुछ भी एक्सटर्नल कंडीशन हम चेंज करते हैं तो जितना फॉरवर्ड जाएगा उतना बैकवर्ड भी आ जाएगा ये। तो कहीं ना कहीं ये आपका पूरा रिएक्शन को बैलेंस इक्विलिब्रियम पे रखती है। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि ओबे करती है नर्स्ट इक्वेशन को, नो एनर्जी लॉस होती है, आपकी कोई साइड रिएक्शन नहीं होती है, करंट डायरेक्शन कैन रिवर्स रिएक्शन, तो करंट का जो डायरेक्शन है वो रिवर्स करती है, रिवर्स रिएक्शन होती है। देन डैनियल सेल की बात करते हैं तो जेडेन एंड ये जो आप सिंगल लाइन देख रहे हो ये बेसिकली इलेक्ट्रोड या इलेक्ट्रोलाइट को कहते हैं, एंड ये सोल्ट ब्रिज हो जाए, डबल डंडी वाला आप देख रहे हो, ये सोल्ट ब्रिज है। तो इसकी इंपॉर्टेंस यूज्ड इन एक्यूरेट थर्मोडायनेमिक मेजरमेंट में यूज करते हैं, यूज्ड इन टू डिटरमाइन इंपॉर्टेंट थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज सच एज फ्री एनर्जी, इंथैल्पी, एंट्रोपी एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ सिस्टम। तो ये सब क्या है, फ्री एनर्जी वगैरह, एंट्रोपी वगैरह, ये सब हम डिस्कस करने वाले हैं। फ्री एनर्जी मीन्स होती है कि जिप्स फ्री एनर्जी डेल जी, जिसे रिप्रेजेंट करते हैं डेल जी से, इट रिप्रेजेंट द अमाउंट ऑफ यूजेबल एनर्जी अवेलेबल टू वर्क, यानी कितना एनर्जी प्रेजेंट है कोई भी काम करने के लिए ड्यूरिंग अ रिएक्शन। इट हेल्प टू प्रिडिक्ट वेदर द रिएक्शन आपके स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस। अगर डेल जी की वैल्यू लेस देन जीरो होती है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती है, ग्रेटर देन जीरो नॉन स्पॉन्टेनियस, इक्वल टू जीरो है तो एट इक्विलिब्रियम होगा। इंथैल्पी की बात करते हैं तो इंथैल्पी इज द हीट कंटेंट ऑफ अ सिस्टम, इट इंडिकेट्स वेदर द हीट इज रिलीज्ड और एब्जॉर्ब होगी। तो इंथैल्पी ये बता रही है कि सिस्टम जो है हीट को रिलीज करेगी या एब्जॉर्ब। अगर लेस देन जीरो आती है कंडीशन डेल एच का तो आपका एक्सोथर्मिक होती है, हीट रिलीज करती है, मतलब सिस्टम हीट आपका रिलीज कर रहा है यहाँ पे। ग्रेटर देन जीरो है तो इंडोथर्मिक होती है, हीट एब्जॉर्ब करती है बाय द सिस्टम। एंड एंट्रोपी नेक्स्ट है, एंट्रोपी मेजर द रैंडमनेस और डिसऑर्डर ऑफ द सिस्टम को ये मेजर करती है। रैंडमनेस और डिसऑर्डर मीन्स की यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स वगैरह की मूवमेंट है, आयंस एटम्स वगैरह की मूवमेंट है वो आपका डिसऑर्गेनाइज्ड स्कैटर्ड होते हैं। जितना हायर एंट्रोपी होगी उतना मोर रैंडमनेस और डिसऑर्डर होते हैं। लोअर एंट्रोपी मीन्स के मोर ऑर्डर एंड ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है कि फॉर एग्जाम्पल अगर गैस है तो गैस में हम देखते हैं कि जो मॉलिक्यूल्स वगैरह वो ज़्यादा फ्रीली मूव कर पाते हैं, मतलब ऑल डायरेक्शन में, बट सॉलिड जो है टाइटली पैक्ड होते हैं और वेल अरेंज्ड होते हैं कंपेयर टू आपके गैस। तो यहाँ पे आप देखोगे कि ऑर्डर एंड डिसऑर्डर, डिसऑर्डर में जो वाटर में मॉलिक्यूल्स है वो कहीं ना कहीं ज़्यादा रेंडमली मूव कर पाते हैं, लेकिन अगर सॉलिड कर दिया जाए, आइस को देखोगे तो ज़्यादा उनके जो मॉलिक्यूल्स वगैरह हैं, एटम्स वगैरह, आयंस वगैरह, वो कॉम्पैक्ट होते हैं, ऑर्डर में अरेंज्ड होते हैं आपके। नेक्स्ट है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सो हाउ फार द रिएक्शन प्रोसीड व्हेन द इक्विलिब्रियम इज रीच्ड, यानी ड्यूरिंग इक्विलिब्रियम रीच करने में कितना रिएक्शन आपका चला, ये बेसिकली इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपका बताता है। इट हेल्प अस वेदर द रिएक्शन मिक्सचर कंटेन मोर प्रोडक्ट और मोर रिएक्टेंट एट इक्विलिब्रियम। सो यहाँ पे के की वैल्यू अगर की बात करें ग्रेटर देन वन है तो जो प्रोडक्ट है वो फेवर्ड करता है, यानी प्रोडक्ट आर फॉर्म्ड इन ए लार्ज अमाउंट। लेस देन वन है तो यहाँ पे रिएक्टेंट फेवर करेगा, यानी जो रिएक्शन है उसमें रिएक्टेंट जो है वो लार्ज अमाउंट में आपका बचा रह जाता है, रिमेनिंग रह जाता है। इक्वल टू है तो यहाँ पे बोथ आपका रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इक्वल अमाउंट में होती है यहाँ पे। नाउ irreversible cell, irreversible cell में क्या होता है कि electrochemical cells in which the chemical reaction cannot be completely reversed by passing electric current and in the opposite direction during the operation of the cells some energy lost होती है, so the system cannot return exactly to the original condition, यानी ओरिजिनल कंडीशन में वापस नहीं आ पाती है। एक बार अगर आगे चला गया तो वो फिर वापस नहीं आती है। बेसिकली यहाँ पे क्यों नहीं आती है, क्योंकि कुछ ये एनर्जी लॉस्ट कर देती है, इस कारण ये। तो यहाँ पे कॉजेज ऑफ इरिवर्सिबिलिटी दे रखा है। सबसे पहले पोलराइजेशन मीन्स होती है कि प्रोडक्ट सच एज गैसेस में भी एक्युमुलेट ऑन द इलेक्ट्रोड सरफेस रिड्यूसिंग द एफिशिएंसी ऑफ द सेल, डिक्रीजिंग द
फ्लो ऑफ रेट। तो यहाँ पे जो कुछ प्रोडक्ट है वगैरह वो आपके इलेक्ट्रोड पे सरफेस पे जमा होने के कारण जो इसकी इफिशियंसी है वो डिक्रीज कर जाती है आपकी, ये डिक्रीजिंग द फ्लो ऑफ करंट। फिर हीट लॉस हो जाना, ये एक मेन कारण है। केमिकल एनर्जी इज लॉस्ट एज अ हीट सराउंडिंग, मेकिंग द रिएक्शन इरिवर्सिबल बना देती है। साइड रिएक्शन हो जाते हैं जिसके कारण कंप्लीटली वो वापस से ओरिजिनल फॉर्म में नहीं आ पाता। अनवांटेड रिएक्शन में आकर अलॉन्ग विद द मेन रिएक्शन कंज्यूमिंग एनर्जी एंड प्रिवेंटिंग ए कंप्लीट रिवर्सिबिलिटी। रेजिस्टेंस यहाँ पे आई स्क्वायर आर लॉस ड्यू टू इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। इलेक्ट्रिक जो एनर्जी है इज कन्वर्टेड इनटू हीट के फॉर्म में वो कन्वर्ट हो जाती है। तो यहाँ पे भी आपका एनर्जी लॉस हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ हीट। बिकॉज ऑफ एनर्जी लॉस एंड अनवांटेड चेंजेस अकरिंग इनसाइड द सेल्स द रिएक्शन इज इरिवर्सिबल आपकी हो जाती है। सेल कैन नॉट बी कंप्लीटली रिवर्स्ड। सो इसका एग्जांपल आपका लैंसलेंस ड्राई सेल्स वगैरह है, ये इरिवर्सिबल का एग्जांपल आपका है। इसका कैरेक्टरिस्टिक की डज नॉट ओबे नर्स इक्वेशन को फॉलो नहीं करती है, कैन नॉट बी रिचार्ज इफेक्टिवली। तो ये जो बैटरी है इसको हम रिचार्ज नहीं कर सकते। अगर जैसे आपने घड़ी में बैटरी देखा होगा, वो एक बार खत्म हो गया तो उसे रिचार्ज नहीं कर सकते, बट इन्वर्टर वगैरह को हम वापस से एक बार डिस्चार्ज होगा फिर रिचार्ज कर देते हैं। तो इस तरीके से आप समझो। नाउ ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इन्होंने इससे भी पूछा, सबसे मोर और लेस इन्होंने पूछा ही है सब टॉपिक से यहाँ पे। तो सबको आप अगर पढ़ के भी जाते हो, कुछ एक आध अगर छोड़ भी देते हो तो कोई दिक्कत नहीं, सारा कुछ आपका बन जाएगा। बस ईजी है सब कुछ, बस इसको ईजी तरीके से किसी ने पढ़ाया नहीं है। मतलब जो टीचर पढ़ाते हैं उन्हें खुद वो पढ़ के नहीं आते हैं, या फिर उनको समझ नहीं है टॉपिक का। मैं क्या ही बोलूँ। मेरे खुद के कॉलेज में शायद अगर ये मेरे क्लासमेट लेक्चर देख रहे होंगे तो उन्हें खुद मालूम होगा कि अभी तक जो मैंने उनको समझाया है वो कितना ईजिली उनको चीज़ें समझ में आ गई होगी कंपेयर टू जो टीचर ने पढ़ाया है उससे। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड शी यहाँ पे जो है वो क्या होता है, तो ये एक प्राइमरी रेफरेंस होती है इलेक्ट्रोड को। इलेक्ट्रोड यूज टू मेजर द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोड। तो ये बेसिकली जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है ये रेफरेंस इलेक्ट्रोड होती है। आपने इलेक्ट्रोड देखा होगा, इलेक्ट्रोड इस तरीके का होता है रेफरेंस, इसका जो पोटेंशियल है वो आपका जीरो होता है। इफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल टेकन एज अ जीरो बाय कन्वेंशन, तो यहाँ पे ई नोट जो है वो 0 वोल्ट का होता है। कंस्ट्रक्शन शी किस तरीके से बनती है, तो इसमें प्लैटिनम इलेक्ट्रोड होते हैं कोटेड विद प्लैटिनम ब्लैक। एसिडिक सॉल्यूशन होते हैं कंटेनिंग हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन गैस होती है एंड टेम्परेचर यहाँ पर 25 डिग्री जो होती है वो स्टैंडर्ड टेम्परेचर होती है आपकी। तो ये अगर इसकी बात करें, इसकी फंक्शन की बात करें, तो सी एक्ट एज आपके एनोड जहाँ पे ऑक्सीडेशन होती है, कैथोड पे रिडक्शन होती है। डिपेंड करती है कि इलेक्ट्रोड कनेक्टेड, दिस डिपेंड ऑन द इलेक्ट्रोड कनेक्टेड विथ इट। लिमिटेशन क्या है कि ये काफ़ी बड़ा सिस्टम होता है जिससे कि प्रॉपर्ली हैंडल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। सेटअप इज बल्की एंड डिफिकल्ट टू हैंडल। प्योर हाइड्रोजन गैस की रिक्वायर्ड होती है, नॉट कन्वीनियंट फॉर रूटीन लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स के लिए ये हम यूज़ नहीं करते हैं। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगेन ये शी का ही है, तो यहाँ पे बस ईएमएफ का आप फॉर्मूला याद रखना। ओके, तो अभी तक हम हाइड्रोजन पोटेंशियल पढ़ रहे थे, बट ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अलग है। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज द पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोड मेजर रिलेटिव टू स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन। इट शोज द टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रोड टू गेन और लॉस इलेक्ट्रॉन। तो जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल है वो बेसिकली आपका मेजर करता है कि कोई भी जो है आपका इलेक्ट्रोड वगैरह वो आपके इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है या लूज कर रहा है आपका। तो ये मेजरमेंट करने में यूज़ होती है। स्टैंडर्ड कंडीशन ये दे रखा है इन्होंने, 180 प्रेशर होनी चाहिए, 25 डिग्री टेम्परेचर होनी चाहिए। फॉर्मूला ऑफ ईएमएफ की बात करते हैं तो कैथोड माइनस एनोड। इनोड सेल इस पर पूछा जा सकता है, वैल्यू देके वो पूछ सकते हैं, इस तरीके के फॉर्म में होता है ये। यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन आप देख रहे हो कि यहाँ पे जिंक जो है इजिली इलेक्ट्रॉन लूज कर रही है आपकी, तो ये स्ट्रॉन्ग आपका रिड्यूसिंग एजेंट हो गई है। बाकी यहाँ पे टेबल है इनोड टेंडेंसी, अगर पॉजिटिव अगर गेन कर रही है इलेक्ट्रॉन तो रिडक्शन हो रहा है, और लूज कर रही है इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीडेशन हो रही है। तो ये मैं बताऊंगा आपको कि किस तरीके से वैल्यू वगैरह दे रखा है, तो किस तरीके से आपको कैलकुलेट करना है, किस तरीके से पहचानोगे कि कौन कैथोड है कौन एनोड का वैल्यू दे रखा है। तो टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड्स में रेफरेंस इलेक्ट्रोड आती है। रेफरेंस इलेक्ट्रोड आर इलेक्ट्रोड्स दैट प्रोवाइड अ कांस्टेंट एंड स्टेबल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। दे आर यूज्ड एज अ स्टैंडर्ड फॉर मेजरिंग द पोटेंशियल। तो ये बस आपका एक स्टेबल, कहीं ना कहीं ये कांस्टेंट स्टेबल रखने का काम करता है आपका, जिसमें कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इसी का पार्ट आता है रेफरेंस इलेक्ट्रोड में। हमने अभी देखा कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जिसकी क्या है पोटेंशियल 0 होती है, इट इज प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड होती है इफ इट्स स्टैंडर्ड पोटेंशियल इज टेकन एज अ 0। एंड क्लोमल इलेक्ट्रोड, इसमें आपके इट कंसिस्ट ऑफ मर्करी वगैरह होते हैं आपके इलेक्ट्रोड्स के अंदर, मर्क्यूरस क्लोराइड KCl, एंड इट इज़ वाइडली यूज बिकॉज ऑफ इट्स स्टेबल पोटेंशियल रहती है। तो ये कुछ इस तरीके का आपको देखने को मिलेगा जिसकी पोटेंशियल पॉजिटिव में होती है यहाँ पे। देन उसके बाद सिल्वर क्लोराइड बस इलेक्ट्रोड के बारे में बता रहा है यहाँ पे। दिस इलेक्ट्रोड कंटेन सिल्वर कोटेड विथ सिल्वर क्लोराइड इन KCl सॉल्यूशन, कॉमनली यूज्ड इन इलेक्ट्रोकेमिकल मेजरमेंट के लिए यूज करते हैं। इनट इलेक्ट्रोड ये डू नॉट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, दे ओनली प्रोवाइड सरफेस बस प्रोवाइड करने का काम करती है जिससे कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो सके। इसका जो इनट इलेक्ट्रोड है वो प्लेटिनियम एंड ग्रेफाइट का बना होता है आपका।
तो एग्जांपल दे रखा है प्लैटिनम इलेक्ट्रोड इज यूज्ड हियर बिकॉज बोथ Fe एंड Fe2+ आयन आर प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन, नो सॉलिड मेटल इज अवेलेबल टू एक्ट एज अ इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आते हैं, ये काफ़ी आसान सी है एंड डेफिनेटली इससे पूछा जाएगा आपसे कि इट इज़ अरेंज्ड ऑन एलिमेंट अकॉर्डिंग टू दियर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, यानी जो एलिमेंट जो मेटल्स ऊपर आते हैं टेबल में आपके इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में वो ज़्यादा रिएक्टिव आपको देखने को मिलेंगे। आप इंपॉर्टेंट ट्रेंड मोर नेगेटिव स्ट्रॉगर रिड्यूसिंग एजेंट, मोर पॉजिटिव स्ट्रॉगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। तो यहाँ पे बस यहाँ पे कुछ वैल्यूज वगैरह लिख रखे हैं यहाँ पे आपके, यहाँ पे हाफ रिएक्शन एंड इनॉट का यूज ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो कहाँ यूज करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को, तो प्रिडिक्ट करना स्पॉन्टेनिटी, यानी अगर जीरो से जो इनोट सेल है वो ग्रेटर देन जीरो है तो जो रिएक्शन है वो स्पॉन्टेनियस होती है। प्रिडिक्ट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी मेटल विद अ मोर नेगेटिव पोटेंशियल डिस्प्लेस मेटल आयन विद मोर पोटेंशियल पॉजिटिव पोटेंशियल। सो जिंक डिस्प्लेस करते हैं यहाँ पे कॉपर फ्रॉम अ सॉल्यूशन, एंड यहाँ पे रिवर्सिबल सेल्स इरिवर्सिबल सेल्स सारे लिखे हैं कि रिएक्शन रिवर्सिबल होती है। डैनियल सेल इसका एग्जांपल, इरिवर्सिबल में ड्राई सेल हो गया। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन, तो ये टेबल इसलिए मैं बना के रखता हूँ कि जितना अभी तक पढ़ा है ना उसका कहीं ना कहीं एक बार वापस से रिकॉल हो जाए, डायरेक्टली आप लिख सको। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड रेफरेंस इलेक्ट्रोड होती है जिसका पोटेंशियल आपको मैंने जीरो बताया था। फिर स्टैंडर्ड पोटेंशियल हो गया आपका जहाँ पे मेजरमेंट है स्टैंडर्ड कंडीशन, एंड ये आपका 1 मोल टू 98 के ये टेम्परेचर दे रखा है केल्विन में, एंड 1 ATM आपका हो गया, जिसमें जिंक जो है वो इसका वोल्ट हमने इतना देखा था। रेफरेंस इलेक्ट्रोड में स्टेबल पोटेंशियल AgAgCl, इनर्ट में डज नॉट रिएक्ट, एंड PT इलेक्ट्रोड वहाँ पर था। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में अरेंज्ड बाई इनर्ट सेल इनर्ट वैल्यूज एंड प्रिडिक्ट करते हैं रिएक्टिविटी को। नाउ डिटर्मिनेशन ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स की बात करें तो इसमें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपका काफ़ी काम आती है। जो टॉप पे होती है ना वो मेटल ज़्यादा रिएक्टिव होती है, वो इजीली आफ्टर ग्रेटर टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन इजीली वो लूज कर देते हैं। लेकिन जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नीचे आते हैं जो आपके एटम्स वगैरह, वो क्या है कि वो जल्दी रिएक्ट नहीं करते हैं और ना ही वो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं। तो एज ए एग्जांपल अगर हाईली रिएक्टिव मेटल्स की बात करते हैं तो लिथियम, पोटेशियम, सोडियम आती है। सोडियम आपने देखा होगा कि वाटर में डालने के बाद कितना वेगरेसली वो रिएक्ट करती है, प्रोड्यूस करती है सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। On the other hand, metal present at the bottom of electrochemical series do not lose electron easily. They are chemically stable होते हैं and resist oxidation and corrosion से वो resist होते हैं। Such metal as known as, जिसे हम नोबल मेटल कहते हैं। इसमें नोबल मेटल आपके गोल्ड, प्लेटिनम वगैरह आपका आ गया, जिसमें कोरोजिव वगैरह नहीं होता आपका। इसलिए इनका यूज़ जो है वो ज्वेलरी वगैरह बनाने में हम यूज़ करते हैं। अगर आपने देखा होगा कि अगर मतलब कुछ कोई और मेटल का आपने अगर ज्वेलरी बना देते हो तो वो जल्दी ख़राब वगैरह हो जाता है, लेकिन गोल्ड, प्लेटिनम वगैरह का आपका रिंग वगैरह है तो वो ख़राब नहीं होती, इसलिए इस तरीके का मेटल यूज़ करते हैं। टॉप मेटल अगर है इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में तो वो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं और इजीली वो इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं। बॉटम में है तो लेस रिएक्टिव है एंड वो रेजिस्टेंट है ऑक्सीडेशन। सेल पोटेंशियल एंड नर्स्ट इक्वेशन आपका आ गया। तो इलेक्ट्रोकेमिकल डील विद इंटरकन्वर्जन ऑफ अ केमिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है वो बेसिकली डील करती है आपकी केमिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बिटवीन, एंड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स केमिकल रिएक्शन प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिकल एनर्जी वाइल इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज यूज टू ड्राइव अ केमिकल रिएक्शन। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज़ करके हम केमिकल रिएक्शन को कहीं ना कहीं फोर्स कर रहे हैं ताकि वो रिएक्ट वगैरह करे। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज मेजर ऑफ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस और कंज्यूम्ड, यानी यहाँ पे हम बेसिकली मेजरमेंट कर रहे हैं कि जो कितना एनर्जी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं या कंज्यूम कर रहे हैं ड्यूरिंग अ रिएक्शन। द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इस टर्म को हम क्या कहेंगे, सेल पोटेंशियल या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हम करते हैं। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स में हम क्या कर रहे हैं कि मेजरमेंट कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कि कितना प्रोड्यूस हुआ, कितना कंज्यूम हुआ ड्यूरिंग अ रिएक्शन। सो यहाँ पे सेपरेट ईएमएफ के बारे में दिया गया है। ईएमएफ आप जरूर एक बार पढ़ लें, काफ़ी आसान है, डायरेक्टली पूछा जाएगा यहाँ पे। तो ईएमएफ जो है वो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंसेस डेवलप बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स व्हेन नो करंट इज फ्लोइंग थ्रू आउट द सर्किट। तो जब कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा होता तब यहाँ पे हम देखते हैं कि मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस हमें यहाँ पे देखने को मिलती है बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स, एंड इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं ई सेल से, एंड इसका ऐसा यूनिट है ईएमएफ का वोल्ट। इन एन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ऑक्सीडेशन अकर एट एनोड, ये बात आप याद रखना, जहाँ पे रिलीजिंग इलेक्ट्रॉन्स वगैरह रिलीज हो रहे हैं एंड इसको हम ऑक्सीडेशन करें एनोड पे हो रही है। रिडक्शन कैथोड पे होती है वेयर द इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, तो ये आपके कैथोड पे हो रही है। इंपॉर्टेंट ऑफ ईएमएफ की बात करते हैं तो ईएमएफ इज मेजर अंडर द ओपन सर्किट कंडीशन में मेजर करते हैं जब कोई करंट वगैरह फ्लो नहीं कर रहा हो। तो ईएमएफ डिपेंड करती है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, कंसंट्रेशन ऑफ आयन, टेम्परेचर एंड प्रेशर पर डिपेंड करती है। पॉजिटिव ईएमएफ इंडिकेट करती है अगर ग्रेटर देन जीरो है तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो रही है। ई सेल अगर लेस देन जीरो आ रही है तो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी, यानी एक्सटर्नल पुश की जरूरत होती है। रिप्रेजेंट ऑफ सेल ईएमएफ की बात करते हैं तो ई सेल कैथोड माइनस एनोड, ये काफी इंपॉर्टेंट है। जहाँ पर ई सेल कैथोड मीन्स होती है कि रिडक्शन हो रही है यहाँ पे पोटेंशियल ऑफ ए कैथोड, एनोड मीन्स की रिडक्शन पोटेंशियल हो रही है ऑफ एनोड पे। तो
डैनियल सेल यहाँ पे जो जिंक है वो एक्ट करती है एज ए एनोड, यानी ऑक्सीडेशन हो रही है, इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे लूज आपको देखने को मिलेगा। कॉपर में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन हो रही है, यानी आपका रिडक्शन हो रहा है। तो लेफ्ट साइड अगर देखोगे तो ये एनोड वाला पार्ट है जिंक वाला, ये आपका कैथोड वाला पार्ट है। तो इसको डायरेक्टली आप जैसे वैल्यू दे रखा है, यहाँ पे एक बार मैं फिर भी समझा देता हूँ कि जैसे कॉपर इलेक्ट्रोड है डिप्ड इन अ कॉपर सॉल्यूशन है एंड ये ठीक है। तो मीनिंग ऑफ सिंबल जैसे ये आपको यहाँ पे आपने देखा होगा, ये जो दे रखा है यहाँ पे, ये एक डंडी डबल डंडी, ये क्या है? तो मैंने शुरुआत में भी बताया था कि ये बाउंड्री बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट होती है, और ये डबल वाली सॉल्ट ब्रिज होती है जो सेपरेट करती है टू हाफ सेल को। द सॉल्ट ब्रिज मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी एंड कंप्लीट करती है आपकी सर्किट को। यहाँ पे ओवरऑल रिएक्शन आपका इस तरीके से देखने को मिलती है। तो यहाँ पे एज ए एग्जाम्पल एक मैंने दिया होगा, थोड़ा सा और आगे जाना पड़ेगा, ओके। उससे पहले ओरिजिन ऑफ सेल पोटेंशियल की बात करते हैं। तो व्हेन टू इलेक्ट्रोड हैविंग अ डिफरेंट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आर कनेक्टेड थ्रू एन इलेक्ट्रिक एक्सटर्नल सर्किट, इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम अ इलेक्ट्रोड विद अ लोअर रिडक्शन पोटेंशियल टू इलेक्ट्रोड विद अ हायर। तो लोअर टू हायर यहाँ पे फ्लो कर रही है एंड ऑक्सीडेशन अकर एट एनोड, रिडक्शन आपका कैथोड पे हो रही है। तो ई सेल ई नॉट कैथोड माइनस एनोड, ये याद रखना आप। जहाँ पे स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल हो गया ई नॉट कैथोड में स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। तो यहाँ पे एग्जांपल आपने देखा, यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है कैलकुलेट करने के लिए ईएमएफ। तो ये आपको दिया रहेगा रिएक्शन, इसकी वैल्यूज दे रखे होंगे। इस तरीके से आपका जिंक का एंड कॉपर का वैल्यूज दे रखा होगा। सिंपली आपको क्या करना है कि जो ज़्यादा वैल्यू आपको दिखे ना, वो आपको मान लेना है कि वो कैथोड है, और बाकी जो कम वाली वैल्यू है वो आपका एनोड है। तो बस ई सेल का लगाना है इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। तो ज़्यादा वाला वैल्यू कैथोड वाला हो गया, यानी प्लस 0.34 एंड माइनस, एंड ये माइनस में वैल्यू दे रखा है तो 0.76, ये आपका एनोड वाला हो गया। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, बस जिसकी हायर वैल्यू होगी उसे हमें कैथोड मान लेना है, एंड जो लोअर वाली होगी उसे हमें एनोड मान लेना है। तो इस तरीके से आप ईएमएफ कैलकुलेट कर सकते हो। सिग्निफिकेंस ऑफ ईएमएफ की बात करते हैं। तो यहाँ पे दे रखा है कि ईएमएफ सेल प्रोवाइड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द थर्मोडायनेमिक फिजिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन। यहाँ पे प्रोवाइड कराती है वैल्यू ऑफ ईएमएफ। ये अगर लेस देन जीरो है तो स्पॉन्टेनियस है, ग्रेटर देन जीरो है नॉन स्पॉन्टे सॉरी लेस देन ग्रेटर देन जीरो है तो स्पॉन्टेनियस होगा, यानी पॉजिटिव वैल्यू अगर आ रही है तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो रही है, नेगेटिव आ रही है नॉन स्पॉन्टेनियस, इक्वल है तो इक्विलिब्रियम। मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ ईएमएफ की बात करते हैं। तो इसमें कुछ मेथड है, जैसे पोटेंशियोमेट्री मेथड, ये आपने लैब मतलब प्रैक्टिकल पार्ट वगैरह में भी आपने किया होगा, आपने पोटेंशियोमेट्री वगैरह देखा होगा। तो दिस इज़ अ मोस्ट एक्यूरेट आपका कॉमनली यूज्ड मेथड है, फॉर ईएमएफ मेजरमेंट के लिए यूज़ करते हैं। इसके प्रिंसिपल्स वगैरह आप पढ़ लेना। इसका यहाँ पे कोई भी एनर्जी कंज्यूम नहीं होता, ट्रू ईएमएफ इज मेजर्ड यहाँ पे होती है। एडवांटेजेस क्या है पोटेंशियोमेट्री मेथड का, कि ये काफ़ी एक्यूरेट है। नो पोलराइजेशन इफेक्ट, पोलराइजेशन इफेक्ट मीन्स कि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। नाउ फैक्टर अफेक्टिंग सेल पोटेंशियल की बात करते हैं। तो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपके सेल पोटेंशियल को अफेक्ट करेंगे? तो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड्स हो गए, कंसंट्रेशन ऑफ आयन, टेम्परेचर आपके हो गए। तो देन उसके बाद प्रेशर ऑफ गैसेस। नाउ नर्स्ट इक्वेशन के बारे में इन डिटेल है। ये भी आपने देखा होगा कि पेपर में पूछा गया कि नर्स्ट इक्वेशन होती क्या है। नर्स्ट इक्वेशन रिलेट टू इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट स्पीसीज अंडर अ नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन। तो यहाँ पे नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में हम बेसिकली यहाँ पे पोटेंशियल को मेजर करते हैं। इट इज़ डिराइव्ड बाय अ जर्मन साइंटिस्ट वॉल्टर नर्स्ट ने इसे डिराइव किया था। एंड डायरेक्टली यहाँ पे इक्वेशन की बात करते हैं। तो नर्स्ट इक्वेशन आपका ये हो गया, ई इक्वल टू ई नॉट माइनस आर टी एन एफ एल एन क्यू हो गया। ये किसको क्या करते हैं ये यहाँ पे मेंशन्ड है आपका। तो ये डायरेक्टली आपका फॉर्मूला यूज़ करना है अगर लॉगरिथम आफ्टर कन्वर्टिंग नेचुरल लॉगरिथम। तो ई इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.0591 बाई एन लॉग क्यू होती है आपकी। कुछ इस तरीके की इक्वेशन रट को आपको जाना है, डायरेक्टली यहाँ से आपके पूछे जा सकते हैं। सो वैल्यूज़ वगैरह आपको दे दी जाएगी एंड डायरेक्टली आपको पुट करके यहाँ पे निकालना है। यहाँ पे हालांकि मैंने देखा था कि लॉग टेबल की भी रिक्वायर्ड होती है, क्योंकि लॉग में अगर वैल्यू अगर दी गई है तो उसका वैल्यू आप पता नहीं साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउड है कि नहीं, मुझे आइडिया है नहीं। फिर भी लॉग 6 वगैरह के हिसाब अगर फिर भी आपके पास ऐसा कुछ अवेलेबल ना हो तो आप जस्ट वैल्यू वगैरह पुट कर दो, बस इतना इतने पे भी नंबर मिल जाती है आपकी, स्टेप बाय स्टेप नंबर वैसे भी मिलती है। तो जिंक कंसंट्रेशन अपीयर न्यूमरेटर बिकॉज इट इज़ अ प्रोडक्ट, एंड कॉपर जो है डोमिनेटर है। एंड टू इसका कहाँ गया, एन इक्वल टू टू बिकॉज टू इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रही है, ओके। तो यहाँ पे एन था, बट यहाँ पे इन्होंने टू पुट कर रखा है, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन का ही बेसिकली रिलीज एंड गेन हो रहा था। एप्लीकेशन ऑफ नर्स्ट इक्वेशन की कहाँ एप्लीकेशन है? तो डिटरमाइन करना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, डिटरमाइन करना सेल ऑफ ईएमएफ, कैलकुलेट करना कैलकुलेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड डिटर्मिनेशन ऑफ पीएच वगैरह, स्टडी ऑफ कंसंट्रेटेड सेल। फिर इंपॉर्टेंस यहाँ पे दे रखा है कि नर्स्ट इक्वेशन का, एंड वाइडली यूज करते हैं बैटरीज, फ्यूल सेल्स, कोरोजन स्टडीज, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, पीएच मेजरमेंट वगैरह में। लिमिटेशन क्या है कि आइडियल इक्वेशन जो है हम आइडियल बिहेवियर ऑफ ए सॉल्यूशन, कांस्टेंट टेम्परेचर एंड रिवर्सिबल इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन एट हाई कंसंट्रेशन नॉन आइडियल की तरह बिहेव करेगी एंड इरिवर्सिबल आपकी होती है।
देन ये आपका अगेन टेबल आ गया, टेबल आपका देख के जाना है अच्छे से। नाउ थर्मोडायनेमिक एंड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। तो इसमें अगेन आपको रिवर्सिबल सेल्स वगैरह की बात होती है, जहाँ पे सेल रिएक्शन कैन बी रिवर्स्ड बाय अप्लाइंग इन इनफाइनाइटली स्मॉल अपोजिंग पोटेंशियल। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिवर्सिबल सेल्स की बात करते हैं तो ऑपरेट वेरी क्लोज टू इक्विलिब्रियम, नो एनर्जी, आपकी कोई भी लॉस वगैरह सारी चीज़ सेम है यहाँ पे, बस यहाँ पे रिपीट की गई है। बस रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रोकेमिकल एंड फ्री एनर्जी की बात करते हैं तो डेल जी जो है फ्री एनर्जी है, माइनस एन एफ ई सेल आती है। डेल जी आपका जिप्स फ्री एनर्जी है, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, एफ जो फैराडे कांस्टेंट हो गया, ये फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू याद रखें। मे भी वहाँ पे दिया रहेगा, हालांकि पेपर में मैंने देखा था, प्रीवियस ईयर में दे रखा था कि 96485 एंड ई सेल सेल ई एम एफ आपका हो गया। जिप्स फ्री एनर्जी होती क्या है, तो जिप्स फ्री एनर्जी रिप्रेजेंट करती है मैक्सिमम यूजफुल वर्क ऑप्टेन फ्रॉम ए सिस्टम एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर, यानी कितना यूजफुल वर्क ऑप्टेनेबल है कोई भी सिस्टम से अंडर कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर पे। तो इसी को हम जिप्स फ्री एनर्जी कहते हैं। इंटरप्रेट ऑफ जिप्स फ्री एनर्जी, ये वैल्यू दे रखा है कि डेल जी का अगर लेस देन जीरो है तो स्पॉन्टेनियस ग्रेटर है, नॉन स्पॉन्टेनियस इक्वल है तो सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, डेल जी इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिवर्सिबल सेल्स ये तो हो गया, ठीक है। ये सारे टेबल में मेंशन्ड है, जो भी ऐसा नहीं मत समझे कि मैं छोड़ रहा हूँ। इंपॉर्टेंट इन इलेक्ट्रोकेमिकल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करते हैं तो रिलेशनशिप बिटवीन फ्री एनर्जी एंड ईएमएफ इज इंपॉर्टेंट बिकॉज कनेक्ट्स थर्मोडायनेमिक्स विद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, प्रिडिक्ट करती है आपकी स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन, एक्सप्लेन करती है एनर्जी कन्वर्जन इन बैटरीज एंड फ्यूल्स एंड हेल्प करती है कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वगैरह को। तो इसी तरीके से आपका यहाँ पे न्यूमेरिकल वाला पार्ट आ गया। एक एग्जांपल मैंने लेके गिब्स फ्री एनर्जी को किस तरीके से कैलकुलेट करना है। तो ई सेल का वैल्यू दे रखा है, इलेक्ट्रॉन एन का वैल्यू दे रखा है, डायरेक्टली आपको गिब्स फ्री एनर्जी का फॉर्मूला याद होना चाहिए, डेल जी इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल्स। बस एन की जगह 2 रखना, फ्राइडे का वैल्यू रखना है, ई नॉट सेल का डेल जी आपका आ जाएगा इतना जूल पर मोल में आपका आता है। देन इंट्रोपी वगैरह मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि इंट्रोपी क्या है, इंथैल्पी क्या है, इंथैल्पी चेंज क्या है, ये सब। इंथैल्पी रिप्रेजेंट करती है कि टोटल हीट कंटेंट ऑन द सिस्टम एंड इसका यहाँ पे आप देखोगे डेल जी, ये रिलेशन दे रखा है कि डेल जी इक्वल टू डेल एच माइनस टी टी डेल एच। तो हमें कुछ इस तरीके से ऑप्टेन होती है। ये मे भी आपके वो होती है ना इंथैल्पी चेंज वगैरह। तो यहाँ पर डेरिवेटिव टाइप ये है आपका सिग्निफिकेंस ऑफ इंथैल्पी। ये आपको एक बार तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा कि यहाँ पे ई की जगह यहाँ पे वैल्यू पुट कर रहे हैं एंड फिर कुछ इस तरीके से इंथैल्पी चेंज आपको मिलती है, माइनस एन एफ ई माइनस टी ऐसे करके। रिलेशनशिप बिटवीन ईएमएफ एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात करते हैं तो डायरेक्टली आपको फॉर्मूला नर्स्ट इक्वेशन पे बेस्ड होती है, तो इसको याद रखना है। एंड बाकी अगेन यहाँ पे देखो नर्स्ट इक्वेशन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेशन किया है इन्होंने, तो नर्स्ट इक्वेशन का ही यहाँ पे यूज़ किया है यहाँ पे। तो यहाँ पे लॉग वगैरह का अगर वैल्यू आता है तो ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। देन थर्मोडायनेमिक इंपॉर्टेंट ऑफ ईएमएफ मेजरमेंट की बात करते हैं तो जिप्स फ्री एनर्जी, इंथैल्पी चेंज, इंट्रोपी चेंज, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो यहाँ पे ये सब कुछ इंपॉर्टेंट मेजरमेंट्स हैं। एंड यहाँ पे देखो फॉर्मूला मैंने काफ़ी सिंपली यहाँ पे चीज़ें दिखा दी हैं। नाउ पोटेंशियोमेट्री वगैरह आ गया, जहाँ पे पोटेंशियोमेट्री इज एन इलेक्ट्रो एनालिटिक मेथड है, जहाँ पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ ए सॉल्यूशन मेजर करते हैं अंडर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो कंडक्टोमेट्री की तरह ही है आपका, जहाँ पे ई सेल इक्वल टू ई इंडिकेटर माइनस ई रेफरेंस। आपका आगे एडवांटेजेस क्या है पोटेंशियोमेट्री का, हाई एक्यूरेसी एंड सेंसिटिविटी, नो कंजप्शन ऑफ एनालाइट, एप्लीकेशन टू कलर्ड एंड टर्बिड सॉल्यूशन है। एंड तो ये आपने देखा होगा कि ये काफ़ी यूजफुल होती है अगर हम कंडक्टोमेट्री या पोटेंशियोमेट्री करें, खास करके कलर्ड सॉल्यूशन की, क्योंकि यहाँ पर कलर चेंज से हम प्रिडिक्ट तो नहीं करते, बस इक्विवेलेंस पॉइंट हमें चाहिए होता है, जहाँ पर कि जितने भी आयन्स और सॉल्यूशन वो न्यूट्रल हो जाते हैं, उसी को हम इक्विवेलेंस पॉइंट कहते हैं। देन डिटर्मिनेशन ऑफ पीएच यूजिंग अ ग्लास रॉड। तो पीएच के बारे में यहाँ पे दे रखा माइनस लॉग एच प्लस यानी नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन। कंसंट्रेशन को हम पीएच करते हैं, मेजरमेंट ऑफ पीएच वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ग्लास रोड क्या है, ग्लास रोड इज अ हाइड्रोजन आयन सेलेक्टिव इलेक्ट्रोड यूज्ड फॉर एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ पीएच। इट इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर इंडिकेटर के तौर पे पीएच मीटर का हम यूज करते हैं। ये कुछ इलेक्ट्रोड वगैरह दिखा, ग्लास रोड दिखा रखा है। कंस्ट्रक्शन ऑफ ग्लास रोड यानी किस तरीके से ग्लास रोड वगैरह यहाँ पर कंस्ट्रक्ट की जाती है। वर्किंग इक्वेशन ऑफ ग्लास रोड ई इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.059 पीएच ऐसा फॉर्मूला होता है। अगर इससे पूछा जाता है तो डेफिनेटली यहाँ पे पीएच वगैरह की वैल्यू सीधा डाल के आप कैलकुलेट कर सकते हो। लिमिटेशन ऑफ ग्लास इलेक्ट्रोड, फ्रेजाइल होती है, ग्लास मेम्ब्रेन कैन नॉट बी यूज्ड हाईली अल्कलाइन सॉल्यूशन के लिए। एक्यूरेटली रिस्पॉन्स डिक्रीज एट अ वेरी लो टेम्परेचर, रिक्वायर कैलिब्रेशन की जरूरत होती है। सो स्टैंडर्ड पे पहले उसे हमें ये करना पड़ता है, कैलिब्रेट करना पड़ता है, देन फिर हम मेजर करेंगे जो भी है। तो ये पोटेंशियोमेट्री का यहाँ पे दे रखा है और इसी का प्रोसीजर वगैरह यानी थोड़ा सा आपको पढ़ लेना है। ये इंपॉर्टेंट है आपका एसिड बेस पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन।
यहाँ पे एसिड बेस टाइट्रेशन करते हैं, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन चेंज ड्यूरिंग द टाइट्रेशन, दिस चेंज मेजर करते हैं यूजिंग अ ग्लास रॉड। जब हम ड्रॉप बाय ड्रॉप टाइट्रेट करते हैं तो आप देखते हो कि हमें मतलब जो भी उनके कंसंट्रेशन वगैरह चेंज होते हैं, एंड एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पे जो आपका सॉल्यूशन है वो कहीं ना कहीं न्यूट्रल हो जाती है। तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ NaOH एंड पीएच की बात करते हैं तो ये इक्विवेलेंस पॉइंट आपको मिलती है जहाँ पे आपका जो आयंस वगैरह है उसमें न्यूट्रल हो जाते हैं। तो उसी को हम इक्विवेलेंस पॉइंट कहते हैं। इस तरीके का आपको ग्राफ्स फिर शार्प आपको यहाँ पे इंक्रीज देखने को मिल रही है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड एंड बेस के लिए टाइट्रेट कर रहे हैं, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस टाइट्रेशन, एंड एप्लीकेशन जो है पोटेंशियोमेट्री का ये यहाँ पे बताया गया है एसिड बेस टाइट्रेशन का। देन ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिडॉक्स पोटेंशियोमेट्री टाइट्रेशन, ये टाइट्रेशन वाला पार्ट अगेन यहाँ पे आ गया है आपका प्रैक्टिकल टाइप। तो यहाँ पे आपको दे रखा है कि पोटेंशियोमेट्री मेजरमेंट करते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को, ग्लास रॉड से पीएच मेजर करते हैं। पीएच मीटर क्या है? मेजर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। पोटेंशियोमेट्री टाइट्रेशन में इंड पॉइंट डिटेक्ट बाई EMF सेल्स। एसिड बेस्ड टाइट्रेशन में यूज करते हैं हम ग्लास रॉड्स को, एंड रिडॉक्स में यूज करते हैं प्लैटिनम इलेक्ट्रोड को। मेन एडवांटेजेस क्या है कि यहाँ पर कोई भी इंडिकेटर वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती। तो इसके साथ ही आपका जो यूनिट 2 है वो खत्म होता है। नाउ मूव टू यूनिट 3। ये आपका यूनिट 3 है जिसमें केमिकल काइनेटिक्स एंड कैटालाइसिस के मैं थोड़ा बस आपको आइडिया देता हूँ, पूरा लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि आप खुद भी देख लो कि कितना ईजी है। आप खुद भी पढ़ के समझ सकते हो, इतनी भी मुश्किल नहीं है मेरी नोट्स। तो केमिकल काइनेटिक्स में बेसिकली हम यहाँ पे रिएक्शन की स्टडी करते हैं। यहाँ पे कि रिएक्शन आपका जो है कितना फास्ट रिएक्शन हो रही है, या कौन सा फैक्टर जो है रिएक्शन को की स्पीड को अफेक्ट करती है, वो कौन सा मैकेनिज्म को हमने फॉलो किया। देन कंसेप्ट ऑफ रिएक्शन रेट है, यानी जो रेट है वो बाय द टाइम आपका डिक्रीज कर रही है। यूनिट क्या है रेट का? तो मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स आ गया। हाउ रिएक्शन रेट इज मेजर्ड, तो किस तरीके से मेजर करते हैं? तो रेट ऑफ डिसअपेयरेंस ऑफ रिएक्टेंट, यानी जहाँ पे रेट इक्वल टू माइनस डेल रिएक्टेंट बाई डेल टी। माइनस इसलिए क्योंकि रिएक्टेंट जो है वो नेगेटिव है, साइन मेक्स रेट पॉजिटिव, एंड रेट अपीयरेंस प्रोडक्ट, प्रोडक्ट बन रहा है, रिएक्टेंट घट रही है इसलिए यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ रही है, एंड प्रोडक्ट बन रहा है तो पॉजिटिव चार्ज आपकी यहाँ पे आ रही है। तो कुछ इस तरीके से आपका ग्राफ होता है कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम। टाइम के साथ रिएक्टेंट जो है वो डिक्रीज कर रही है, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो रही है। नाउ इसी पे यहाँ पे एक फार्मूला दे सॉरी एग्जांपल है कि इनिशियली आपका रेट इतना था, बाद में इतना हो गया इन 10 सेकंड। तो बस आपको फाइनल माइनस इनिशियल बाय टाइम कर देना है, आपका रेट आ जाता है। देन टाइप ऑफ रिएक्शन रेट की बात करते हैं तो एवरेज रेट, यानी ड्यूरिंग द रिएक्शन आपके क्या रेट रहा है वो बेसिकली हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। फिर इंस्टेंटेनियस रेट में हम टेंजेंट खींचते हैं, ग्राफ है उस पर टेंजेंट खींचेंगे तो एक पॉइंट आपका आता है, उसी को हम इंस्टेंटेनियस रेट कहते हैं। इनिशियल रेट t इक्वल टू 0 पे क्या रेट रहा था उसी को हम इनिशियल रेट कहते हैं। एंड बाकी यहाँ पे क्यों यूज़फुल है, जैसे ये सब लिखा है कि रिवर्स रिएक्शन नेग्लिजिबल होती है, कंसंट्रेशन नोन होती है एग्जैक्टली, मैकेनिज्म स्टडी करते हैं इजीली। फिर ठीक है। उसके बाद आपका आता है मैकेनिज्म स्टडी, ये सारी चीज़ें दे रखा मैंने बता दिया है आपको। नाउ रेट लो में आपका कुछ रेट इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं के, जहाँ पे रेट कांस्टेंट ए बी जो है कंसंट्रेशन, एंड ऊपर में आप जो देख रहे हो एम एंड एन, ये आपका ऑर्डर होता है। एम जो है विथ रिस्पेक्ट टू ए आपका ऑर्डर हो गया, एन जो है वो बी आपका विथ रिस्पेक्ट टू बी। तो दोनों को अगर हम एम प्लस एन कर देते हैं ओवरऑल ऑर्डर हमारा निकल जाता है, वैल्यू ऑफ एम एंड एन फाउंड एक्सपेरिमेंटली। तो ऑर्डर जो है वो कई बार ऑर्डर एंड मोलिकुलरिटी में आपको डिफरेंसेस पूछते हैं यहाँ पे। तो ऑर्डर जो है वो एक्सपेरिमेंटली हम फाइंड आउट करते हैं, एंड मोलिकुलरिटी वगैरह जो होती है वो थियोरेटिकल होती है। मोलिकुलरिटी मीन्स की रिएक्शन में कितने मॉलिक्यूल्स पार्ट लिए हैं, जो भी दो दो लिए हैं तो दो मोलिकुलरिटी हो जाएगी, तीन लिए हैं तो तीन हो जाएगा। नाउ जीरो ऑर्डर वगैरह ये रट के जाना है आपको, या इसके ग्राफ वगैरह कि जीरो ऑर्डर होती क्या है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज रिएक्शन इन विच द रिएक्शन रेट जो है रिमेन कांस्टेंट होती है, डज नॉट डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ, यानी रिएक्टेंट वगैरह पे डिपेंड नहीं करती आपकी जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो ये ए इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी। हाफ लाइफ इसकी जो है, हाफ लाइफ मीन्स की जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू बिकम अ हाफ, यानी इनिशियल वॉल्यूम का कितना टाइम में हाफ हो जाना, इसी को हम हाफ लाइफ कहते हैं। टी हाफ इक्वल टू ए नॉट बाई टू के। एंड ग्राफ इस तरीके से आपका कुछ बनता है, ये आपका टाइम के साथ आप देख लो कि जो कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज कर रही है, लेकिन यहाँ पर रेट जो है वो आपका कांस्टेंट है। तो ग्राफ जो है वो आपका स्ट्रेट लाइन आती है, डिक्रीजिंग में लीनियर ग्राफ होती है। एंड फर्स्ट ऑर्डर की बात करते हैं तो एल एन ए नॉट माइनस के टी फर्स्ट ऑर्डर मींस की रिएक्शन इन विच द रिएक्शन रेट डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ वन रिएक्टेंट राइज टू ए पावर वन। तो यहाँ पे ए इक्वल टू ए नॉट ई माइनस के टी। एंड टी हाफ की बात करते हैं तो 0.693 बाई के। तो ये टी हाफ इसका इंडिपेंडेंट होता है इनिशियल कंसंट्रेशन पे, स्ट्रेट लाइन इसकी ग्राफ आती है। तो सब कुछ यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया कि किसका क्या ग्राफ आता है। तो यहाँ पे कंसंट्रेशन वर्सेस टी डिक्रीज कर रही है, ये आपका एल एन वाला ग्राफ है कि टाइम के साथ डिक्रीज कर रही है। सेकंड ऑर्डर की बात करते हैं तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन इन विच द रिएक्शन रेट जो डिपेंड करती है स्क्वायर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट ऑन द प्रोडक्ट ऑफ टू रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। तो वन बाई यानी वन बाई ए नॉट प्लस के टी, यानी टी हाफ जो है वन बाई के ए नॉट आती है, यानी हाफ लाइट डिपेंड इनवर्सली ऑन द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। इस तरीके से आपको कुछ ग्राफ ऑब्टेन होगा। स्ट्रेट लाइन आती है, इनवर्स ऑफ लीनियर ग्राफ यहाँ पे आपको आती है।
ये टेबल आ गया जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर बिटवीन किसके ग्राफ हम प्लॉट कर रहे हैं, ए वर्सेस टी, एल एन वर्सेस टी, 1/a वर्सेस टी। तो ये ग्राफ आपको ऑब्टेन होती है। फैक्टर कौन से अफेक्ट करते हैं रेट को, कंसंट्रेशन आ गया, हायर कंसंट्रेशन मोर कोलिजन, रेट आपका उतना ही फास्ट होती है। टेम्परेचर अगर बढ़ती है सिग्निफिकेंटली तो रेट जो है हर 10 डिग्री पर आपने सुना होगा कि रेट जो है डबल हो जाती है, ट्रिपल हो जाती है। अरेनियस इक्वेशन के इक्वल टू ए ई माइनस ई ए बाई आर टी के, यहाँ पे ये जो एक्टिवेशन एनर्जी आर गैस कॉन्सेंट, टी टेम्परेचर वगैरह हो गया। तो इसी तरीके से आपका है कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं रिएक्शन रेट को, टेम्परेचर है आपका। थोड़ा सा यहाँ पे फिर कोलिजन थ्योरी वगैरह का दे रखा है कि कोलिजन थ्योरी में जो कोलिजन वगैरह होती है मॉलिक्यूल्स की, उसका प्रॉपर ओरिएंटेशन होनी चाहिए, एक मिनिमम एनर्जी होनी चाहिए जिसे हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। सो अरेनियस इक्वेशन, रिलेशनशिप बिटवीन टेम्परेचर एंड रिएक्शन रेट एक्सप्रेस्ड बाय अरेनियस इक्वेशन। जो अगर रिलेशन बिटवीन अगर हम टेम्परेचर और रिएक्शन रेट की बात करें तो बाय अरेनियस इक्वेशन हम रिप्रेजेंट करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। इफेक्ट ऑफ प्रेशर पी वी इक्वल टू एन आर टी वगैरह, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट करते हैं तो पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन बाई वी। फिर इफेक्ट ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं तो इंक्रीज, अगर प्रेशर इंक्रीज करते हैं, इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ गैसेस रिएक्टेंट, हायर कंसंट्रेशन रिजल्ट द मोर फ्रीक्वेंट आपका मॉलिक्यूलर कोलिजन होगा, रिएक्शन उतना ही रेट रिएक्शन फास्टर हो जाएगा आपका। इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, आप जानते हो कि ये रेट को इंक्रीज कर देती है विदाउट कंज्यूमिंग इन ओवरऑल प्रोसेस एंड ठीक है। तो इसी तरीके से आपको सारी चीज़ें आसान, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यहाँ पे दे रखा है। मोलिकुलरिटी मैंने बता दिया कि 3 तरीके के आपके मोलिकुलरिटी बेसिकली थियोरेटिकल होते हैं, एटम मॉलिक्यूल्स या आयंस को करते हैं। यूनिमोलिकुलर 1 मॉलिक्यूल, बाई मीन्स 2 एंड ट्राई मीन्स 3 एंड यहाँ पे डिफाइंड ओनली फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन, ऑलवेज ये पॉजिटिव होती है आपकी। तो ऑर्डर यहाँ मोलिकुलरिटी में डिफरेंसेस यहाँ पे दे रखा है कि डिटरमाइन करते हैं ऑर्डर एक्सपेरिमेंटली, इसमें थियोरेटिकल या फ्रॉम मैकेनिज्म कैन बी जीरो, फ्रैक्शनल या इंटीजर हो सकते हैं। इंटीजर मीन्स की 1 2 3, फ्रैक्शनल मीन्स की बट्टे में आपने देखा होगा ना 1/2 वगैरह, 2/3 ऐसा, तो इसी को हम फ्रैक्शनल कहते हैं। इस तरीके की वैल्यू भी आ सकती है, होल नंबर यानी 1 2 3 ऐसा आपका आएगा। अप्लाइज टू ओवरऑल रिएक्शन एंड अप्लाइज टू एलिमेंट्री स्टेप्स एंड इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। इसमें डेरिवेशन यहाँ पे नहीं दे रखा है सिलेबस में खुद, तो हम नहीं करेंगे यहाँ पे। जीरो ऑर्डर रिएक्शन वगैरह है यहाँ पे आपका ग्राफ वगैरह, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर। तो किस तरीके से मुझे पढ़ना है मैंने बता दिया है यहाँ आपको। हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन, इसके हाफ लाइफ के यहाँ पे ग्राफ भी मैंने लगा रखे हैं, जैसे हाफ लाइफ का यहाँ पे ग्राफ है, हाफ लाइफ इनिशियल कंसंट्रेशन, सेकंड ऑर्डर की भी सिमिलरली इंडिपेंडेंट होती है हाफ लाइफ आपकी इनिशियल कंसंट्रेशन पे। ये आपका हाफ लाइफ का सेकंड ऑर्डर का, ये सॉरी फर्स्ट ऑर्डर का ये हाफ लाइफ है, ये जीरो ऑर्डर का है, ये आपको सेकंड ऑर्डर का हाफ लाइफ है। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, तो ये मिनिमम एनर्जी होती है रिक्वायर्ड फॉर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल टू अंडरगो इफेक्टिव कोलिजन, यानी एक मिनिमम एनर्जी चाहिए ताकि जो मॉलिक्यूल्स की इफेक्टिव कोलिजन कहने का मतलब है कि प्रॉपर ओरिएंटेड होना चाहिए आपका कोलिजन। नॉट ऑल कोलिजन प्रोड्यूस रिएक्शन, मॉलिक्यूल मस्ट भी आपके सफिशिएंट एनर्जी होनी चाहिए, यानी इक्वल या ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी। प्रॉपर ओरिएंटेशन होनी चाहिए, हायर एक्टिवेशन एनर्जी होगा तो स्लोअर रिएक्शन हो सकती है। कैटेलिस्ट लोअर एक्टिवेशन एनर्जी, तो कैटेलिस्ट जो है वो लो करती है एक्टिवेशन, इस तरीके का आपने ग्राफ देखा होगा। एक्टिवेशन एनर्जी लो करने का मतलब क्या है कि मतलब प्रोडक्ट का जल्दी से फॉर्मेशन होना। इनिशियली वो क्या है कि ज़्यादा मॉलिक्यूल्स जो है वो टाइम ले रहे थे टू एक्टिवेट प्रॉपर कोलिजन करने का, बट एक्टिवेशन कम कर देने से क्या है एनर्जी को कि वो कम टाइम में आपका इफेक्टिव कोलिजन करना स्टार्ट कर देते हैं एंड प्रोडक्ट जल्दी फॉर्म कर देते हैं। तो अरेनियस इक्वेशन वापस से आ गया आपका, जो क्या बताता है आपका रिलेट्स रेट कांस्टेंट एंड टेम्परेचर इन बिटवीन, उनके रिलेशनशिप बताती है। ये आपको याद करके जाना है आपको ये पूरा। अब आपके यहाँ पर न्यूमेरिकल वाला आ गया कि रेट कांस्टेंट ये है, वैल्यू दे रखा है तो कैलकुलेट करो अरेनियस। जब आपको ये याद रहेगा तो ये आप इजीली कैलकुलेट कर पाओगे कि ln K2 के ये आर सबका वैल्यू यहाँ पे दे रखा है। जैसे यहाँ पे टेम्परेचर का वैल्यू दे रखा है, इतना सेकेंड इनवर्स, ये आपका K का वैल्यू दे रखा है। फिर ये आपका मतलब T1 T2 वगैरह ऐसे इस तरीके से, मतलब 2 बार में आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। स्टेप 1 स्टेप 2 सारे कुछ है, एक बार आप देखोगे तो आपको चीज़ें पता चल जाएगी। देन कैटालाइसिस क्या होती है, कैटालाइसिस द फिनोमेनन इन विच अ रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन जो है इज इंक्रीज्ड समटाइम्स डिक्रीज करती इन द प्रेजेंस ऑफ सब्सटेंसेस कॉल्ड कैटलिस्ट, रिमेन्स अ केमिकल अनचेंज्ड एंड। तो ये या तो बढ़ा देती है केमिकल रिएक्शन की रेट को या फिर कम कर देती है आपकी कुछ कंडीशन में। तो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैटालाइसिस वगैरह दे रखा है कि ये कैटालाइसिस प्रोवाइड कराती है अल्टरनेटिव रिएक्शन पाथवे को, लोअर करती है एक्टिवेशन एनर्जी, डज नॉट चेंज, ये चेंज नहीं करेगा आपका इक्विलिब्रियम मोशन, एंथैल्पी एंड डिफरेंट कुछ इनके साथ छेड़छाड़ नहीं करती है। टेक रेट बोथ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन, ये बस पार्टिसिपेट करती है, ना तो ये कंज्यूम करती है, बस खाली रेट को बढ़ा देती है बस उसमें, और ज़्यादा इनकी ना तो इक्विलिब्रियम वगैरह के चेंज नहीं करती है। ओह, तो यही सब कुछ है, और क्या इसमें और भी काफ़ी अच्छे से मैं पढ़ा देता क्योंकि टाइम काफ़ी कम है। एंड टाइप ऑफ कैटेलिस्ट की बात करते हैं तो होमोजीनियस कैटेलिस्ट की बात करें तो होमोजीनियस मीन्स होती है कि दोनों एक ही फेज में होना चाहिए, कैटेलिस्ट एंड रिएक्टेंट। जैसे दोनों अगर हेट्रोलाइसिस ऑफ स्टेरिन प्रेजेंस ऑफ दोनों गैस का फेज में है तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है होमोलाइटिक का, कि ये यूनिफॉर्म मिक्सचर होता है, मैकेनिज्म ऑफ एन इन्वॉल्व इंटरमीडिएट फॉर्मेशन, इजियर काइनेटिक
होते हैं। हेट्रो में क्या होता है कि इसमें मान लो कि कैटेलिस्ट जो है सॉलिड फॉर्म में, रिएक्टेंट जो है गैसेस फॉर्म में, जैसे यहाँ पे एग्जांपल में दे रखा है हाइड्रोजनेशन ऑफ इथेन यूजिंग निकल कैटेलिस्ट। निकल जो है सॉलिड है, बाकी इथेन जो है वो गैस है। तो इसका फीचर क्या है कि अगर एट अ सॉलिड सरफेस, यानी जो कैटेलिस्ट वगैरह है वो एक सॉलिड सरफेस प्रोवाइड कराती है ताकि रिएक्शन हो सके, इन्वॉल्व इन एडजॉर्प्शन सरफेस एरिया प्ले करते हैं। तो हेट्रो मींस आप जानते हो कि दोनों अलग फेज में है, आपकी कैटेलिस्ट एक अलग फेज में, रिएक्टेंट अलग। रिएक्टेंट मान लो गैस में है तो कैटेलिस्ट आपका सॉलिड में होना चाहिए। तो एक सरफेस प्रोवाइड कराता है आपका यहाँ पे। एंजाइम कैटेलाइसिस, कैटेलिस्ट इन सॉरी कैटेलिस्ट जो है वो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल होती है, लाइक हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज बाय इन्वर्टेज। पॉजिटिव नेगेटिव कैटेलिस्ट होते हैं, पॉजिटिव इंक्रीज करेगी रेट को, नेगेटिव इनिबिट करती है। देन उसके बाद आपके स्पेसिफिक एंड स्पेसिफिसिटी एंड सेलेक्टिविटी आती है। तो कैटेलिस्ट एक्ट ओनली अ पर्टिकुलर रिएक्टेंट और रिएक्शन पे एक्ट करती है, तो स्पेसिफिक कहते हैं उसे। इसके एंजाइम लाइक एंजाइम आर हाईली स्पेसिफिक होते हैं। टाइप ऑफ एंजाइम स्पेसिफिसिटी, तो इसके एब्सोल्यूट, ग्रुप, बॉन्ड है। तो यहाँ पे मैंने बता रखा है कि एब्सोल्यूट वगैरह किसे कहते हैं, यहाँ पे मेंशन करा होगा मैंने। फिर सेलेक्टिविटी, ओके, ये यहाँ पे मैंने मेंशन कर दूंगा यहाँ पे जब पीडीएफ वगैरह डालूंगा तो। एब्सोल्यूट मीन्स कि वो सिर्फ एक पर्टिकुलर के लिए ही होती है, स्पेसिफिक होती है। ग्रुप है तो यहाँ पे आपके फंक्शनल ग्रुप्स के लिए होते हैं, पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप्स के लिए होते हैं। ओके, सेलेक्टिविटी की बात करें तो व्हेन अ कैटलिस्ट डायरेक्ट रिएक्शन टू प्रोड्यूस अ वन मेजर प्रोडक्ट अमंग मेनी पॉसिबल प्रोडक्ट्स। तो सिर्फ बहुत सारे पॉसिबल प्रोडक्ट हो सकते हैं, लेकिन वो मेजर एक ही प्रोडक्ट को वो सेलेक्ट करते हैं, इसी को सेलेक्टिविटी कहते हैं। लाइक पेट्रोलियम रिफाइनिंग कैटलिसिस फेवर फॉर्मेशन ऑफ ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन ओवर अ स्ट्रेट चेन। तो ये डिफरेंसेस एक्ट ओनली ऑन सबस्ट्रेट, गिव प्रेफरेंस टू वन प्रोडक्ट, कॉमन इन एंजाइम, कॉमन इन इंडस्ट्रियल कैटेलाइसिस। जनरल ट्रीटमेंट ऑफ कैटेलिस्ट रिएक्शन इन सॉलिड सरफेस, तो ये यहाँ पे स्टेप वगैरह दे रखा है। एब्जॉर्प्शन टाइप की बात करते हैं, दो तरीके का एब्जॉर्प्शन मिलती है, फिजिकल एंड केमिकल। वीक वंडर वाल फोर्सेज होती है फिजिकल में, लोअर एक्टिवेशन एनर्जी होती है केमिकल में, स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड एंड हाई एक्टिवेशन एनर्जी स्पेसिफिक होती है। फिर लैंग्वेज एब्जॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन, आइसोथर्म। तो ये आप एक बार खुद पढ़ लेना, काफ़ी इजी इजी चीज़ें लिखी है। मिक्सर मेटेन मैकेनिज्म आपने देखा था कि ये पूछा था उन्होंने, तो इस तरीके का आपको बेसिकली मैकेनिज्म वगैरह ड्रॉ करनी है। कौन क्या है ये बता देना है आपको, स्टेप को एक्सप्लेन कर देना कि जो फर्स्ट स्टेप है वो रिवर्सिबल होती है। जहाँ पे फर्स्ट स्टेप आप देख लो, ये वाला जो साइन देख के ही पता लग रहा है कि फर्स्ट स्टेप जो है रिवर्सिबल है और दूसरा K2 वाला ई रिवर्सिबल है। कैटेलिस्ट स्टेप ई रिवर्सिबल रेट डिटरमाइनिंग होती है आपकी। ठीक है, तो इसी तरीके से आपका यूनिट 3 जो है वो ऑलमोस्ट आपका खत्म है। फिर एसिड बेस कैटेलिसिस है एंड बस आपका ये आ गया प्रीवियस ईयर का। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आपको चीज़ें पसंद आई होगी, हालांकि मैंने काफ़ी जल्दी जल्दी चीज़ें निकाल दी हैं। फिर भी मैंने ट्राई किया करा है कि आपको हर टॉपिक चीज़ें समझ में आए, खुद भी पढ़ लोगे इतना। अगर आप रेफरेंसेस मेरे वीडियो से ले लेते हो तो चीज़ें आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगी। और बाकी मैंने प्रीवियस ईयर यहाँ पे लगा भी रखे हैं। सो आप पूरे जो सेमेस्टर 6 का नोट्स है उसके लिए मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, काफ़ी आसान। इसी तरीके से बॉटनी की भी मेरी नोट्स है एंड जूलॉजी की भी एंड रिसर्च मेथडोलॉजी की भी नोट्स है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जो भी प्राइजेस है मैं मेंशन कर दूंगा, काफ़ी कम ही रहने वाली है, इतना कुछ ज़्यादा नहीं रहने वाला। थैंक यू।